नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को पूरे बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ऐलान कर दिया। सरगर्मी काफी तेज है पूरे बिहार में और खास करके सबकी जो अब नजरें हैं वो नालंदा की ओर है। नालंदा अब हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सातों विधानसभा जिस पर काफी दिनों से विश्लेषण, संभावित उम्मीदवारों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन सब कुछ जारी था। कुल जो पूरे नालंदा जिले के वोटर्स की हम बात करें तो 22,33,999 वोटर्स हैं। और आज हम बाइफरकेट करके बताएंगे कि कितने उम्र के कितने वोटर्स हैं। अगर हम 18 से 19 साल को जोड़े तो करीब 36,531 वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे। 20 से 29 साल के जो वोटर्स हैं पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ 4,28,796। 30 से 39 साल के जो वोटर्स हैं वो 5,11,406। यानी युवाओं की अगर हम बात करें तो करीब करीब 10 लाख वोटर्स युवा पीढ़ी है। अगर 22,33,999 की बात कर रहा हूं मैं तो करीब करीब 45 to 48% वोटर्स नालंदा में युवा हैं। 40 से 49 साल के जो वोटर्स हैं वो 4,83,628 हैं। 50 से 59 साल के बीच के 3,68,904 हैं। 60 से 69 साल की हम बात करें तो 2,38,528 वोटर्स हैं। 70 से 79 के बीच में 1,20,908 वोटर्स हैं। 80 से 89 जिनकी उम्र है 38,092 वोटर्स हैं। और अगर हम 90 से 99 की बात करें तो 6,406। 100 से 109 मतलब जो 100+ से वो भी 799 है। माय गुडनेस। और 110 से 119 के मात्र एक लोग हैं। तो कुल मिलाकर के 22,33,999 वोटर्स सातों विधानसभा में। सभी मतदाता जो हैं वो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करें। सातों विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। नालंदा नीतीश कुमार के काम को देखेगी। नालंदा में बाहुलता कुर्मी जाति की है, मगर सातों विधानसभा को समझना होगा। इस बार गुटबाजी, अंतरकला, भितरघात, ये दोनों पार्टी जो जदयू है या राजद, ये दोनों को परेशान करेगी। बीजेपी एकमात्र सीट बिहार शरीफ की है और बीजेपी संगठन काम करती है। गुटबाजी चाहे कुछ भी रहे, टिकट मिलने के बाद संगठन काम करता है। तो ऐसे में गुटबाजी और अंतरकला से बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। इस पर भी हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले अगर चलिए बिहार शरीफ की चर्चा हो ही गई है तो हम बिहार शरीफ को ही सबसे पहले ले लेते हैं कि अंतरकला विरोध क्यों। 3 उम्मीदवार हैं महागठबंधन में राजद के खेमे से। अब राजद किसको टिकट देती है? वो तीनों जो हैं वो मुस्लिम चेहरे हैं, 2 वैश्य के चेहरे हैं। और फिर जो है जैसा 2 वैश्य की बात हो रही है तो एक कुर्मी जाति से भी संभावना व्यक्त की जा रही है। देखिए, पूरा जो समीकरण है वो समझने के लिए आपको संभावनाओं को भी तलाशना पड़ेगा। 3 जो बड़े चेहरे हैं, पूर्व विधायक पप्पू खान वो लगे हुए हैं राजद से। डॉक्टर आयशा फातिमा है, काफी पढ़ी लिखी हैं, वो भी लगी हुई है राजद से। युवा चेहरा है दानिश मलिक, मां डिप्टी मेयर है, वो भी राजद से लगे हुए हैं। अब तीनों में से किसी एक को सीट मिलना है और ऐसे में अब क्या क्या हो सकता है, तीनों में से किसको सीट मिलेगा। मगर दूसरी तरफ जो है 2 वैश्य के चेहरे, एक सुनील साहब, दूसरा अनिल कुमार अकेला, ये दोनों की दावेदारी है। तीसरी अगर चीजों को हम एक्सप्लोर करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि राजद किसी कुर्मी फेस को तलाश, अगर मुस्लिम फेस को टिकट नहीं मिलता है राजद से तो यहां खेला होगा, यहां भीतरघात होने की पूर्व संभावना है। और जैसा मैंने बताया है कि अगर किसी भी मुस्लिम चेहरे को, चूंकि उनकी आबादी लाख से अधिक है, तो उनकी दावेदारी भी बनती है और इस दावेदारी में अगर उलटफेर होता है तो वोटों का बंटाधार होना लाजमी है। ऐसे में जो सूत्र कहते हैं, फिर कोई ना कोई जो मुस्लिम बड़ा चेहरा है, जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें से कोई
निर्दलीय चुनाव लड़ ले या दूसरी पार्टी से वो दूसरा एंगल एक्सप्लोर कर ले, फिर मुसलमानों के अंदर में भी असंतोष की भावना ना हो जाए, कहीं वो वोट बैंक डिवाइड ना हो जाए, ऐसी भी संभावना है। अगर वैसे से आते हैं तो पूरा बैच कितना इंटैक्ट होंगे वो देखना जरूरी होगा। अगर बैच को मिलता है तो फिर जो मुस्लिम चेहरे हैं वो कहीं चुनाव निर्दलीय के रूप में ना लड़ ले, ये भी एक संभावना है। ओवैसी की भी पार्टी है, तो ऐसे में नुकसान जो दिख रहा है वो हो सकता है। इधर तक के सभी के प्रोफाइल को हम बताएंगे, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा सभी के प्लस और माइनस पॉइंट्स को भी हम बताएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं पत्रकारिता करता हूं तो निर्मम एनालिसिस जो होता है एकदम निर्दयता के साथ करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि किस पार्टी के किस उम्मीदवार के कितने होल्ड। तो ये जो पूरा समीकरण है इसको समझना होगा कि अगर M22 समीकरण को बचाना है तो फिर किसी मुस्लिम चेहरे को आपको टिकट देना होगा। अगर इसको इग्नोर करते हैं, अगर किसी और को जगह मिलती है तो फिर जो मई समीकरण में भले ही अभी आप महिला और युवा कह रहे हो मगर मुस्लिम और यादव का जो इंटैक्ट वोट बैंक है उसको समझा जा सकता है। तो फिर जो उसमें से मुस्लिम वोट बैंक होंगे वो इधर उधर दिख रहे हैं, ऐसी संभावना जा रही है। श्योरिटी किसी की नहीं है। यहाँ तो भीतरघात दिख रहा है, अंतरकला भी दिख रहा है, रोष भी है, बहुत सारी बातें। बीजेपी के लिए बहुत आसान भी नहीं है तो बहुत राह कठिन भी नहीं है। अब तक का जो एनालिसिस समझने की कोशिश हम करें तो एक निर्दलीय में मनोज कुमार ताती ही अभी ताल ठोकर के मैदान में है। अब क्या करेंगे, कितना वोट काटेंगे, कितना वो बीजेपी का काट लेंगे, कितना राजद का काट लेंगे, वो भी कहना मुश्किल है। रहोई में हर घर में घुसे हुए हैं, जब से वो मेयर का चुनाव जीते हैं, मतलब उनकी पत्नी जीती है तब से वो काम कर रहे हैं। तो बीजेपी आश्वस्त है। अगर कुछ समीकरण इधर उधर होता है, मनोज कुमार ताती वोट लाते हैं तो वो दोनों का करते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स उनको वोट नहीं करेंगे, मुस्लिम्स भी वोट करेंगे, रवि से भी वोट है, फिर और भी वोट है। तो नुकसान यहाँ पर बीजेपी को भी होगा, राजद को भी होगा। राजद को और नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि मुस्लिम्स के बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो हर बार चुनाव में खड़े होते हैं और उनको आप रोक नहीं सकते हैं, तो वो वोट भी इधर से उधर हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर किसी और बिग कास्ट और तमाम फैक्टर्स को, तो एक कुंदन कुमार है जो कि निर्दलीय लड़ने की संभावना है। अब खड़े होंगे, मजबूती से नहीं होंगे, वो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। 10 के बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नॉमिनेशन है तमाम चीज। तो बिहार शरीफ में भी अंतर कला है, मगर यहाँ पर राजद के लिए नुकसान जाता है। बीजेपी सेफ जोन में अभी है। बीजेपी सेफ जोन में इसलिए क्योंकि कोई बड़ा कैंडिडेचर सा भी सामने नहीं दिख रहा है, या बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी इस तरीके से नहीं दिखती है। ऑर्गेनाइज्ड संगठन है, तो जब संगठित होता है कोई भी संगठन तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अब इधर से आप चलिए अस्थामा में, तो अस्थामा में डॉक्टर जितेंद्र कुमार है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार लगभग तय है कि जदयू से वो चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन से अभी तक कोई तय नहीं है, उधर बहुत सारे नाम हैं, अनिल महाराज हैं, छोटू मुखिया हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मगर वहां पर भी देखिए नीतीश कुमार का फैक्टर काम कर जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो असंतोष जब सब जगह से है। जनसुराज से आरसीपी की बेटी है लता सिंह, वो भी कितना फाइट दे पाएंगी वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। आरसीपी खुद कितना फाइट दे पाएंगे, क्योंकि किसी समय में वो नीतीश कुमार के नायक तो हुआ करते थे, मगर अभी कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे वोटर्स पे वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुटबाजी नहीं है, खास करके जदयू के अंदर। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार के लिए राह थोड़ी बहुत आसान दिख रही है और गुटबाजी का यहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, चीजें क्या समीकरण बदलेंगी या कोई नया चीजें एक्सप्लोर हो तो अलग बात है। अब इधर से हम चलते हैं नालंदा की ओर। नालंदा में श्रवण कुमार है, सामने में छोटे मुखिया है। छोटे मुखिया जब बीजेपी में थे तब उनका बहुत अच्छा वोट था, निर्दलीय में भी अच्छा वोट लाया, मगर यहाँ पर भी श्रवण कुमार, नीतीश कुमार के नाम पे जो वोट मिलना है वो नालंदा में मिलेगा ही। श्रवण कुमार के खिलाफ में जदयू में खिलाफ कोई अंतरकला नहीं दिख रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है। तो यहाँ पर भी जो फाइट होगा आमने सामने का होगा, गुटबाजी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। वही आप राजगीर बढ़ेंगे तो यहाँ पर गुटबाजी है। कौशल किशोर हैं, सामने में रवि ज्योति हैं। कौशल किशोर जदयू के विधायक हैं। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी या लोगों का विरोध थोड़ा बहुत है, वो हर चुनाव में होता है। तो कौशल किशोर के खिलाफ क्या कुछ होगा वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर थोड़ी बहुत तो गुटबाजी है, अपने ही लोगों से है।
संगठन में एनडीए के भी कुछ लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं जो चाह रहे थे कि राजगीर में परंपरागत सीट बीजेपी का रहा है तो राजगीर उनको मिल जाए। और अगर हम हिंसा की बात करें तो गुटबाजी यहाँ पर है, निश्चित रूप से है, काफी टसल होने वाला है, विनिंग या लूजिंग बैटल जो भी हो। यहाँ पर जदयू के कैंडिडेट हैं, पूर्व से रहे पूर्व विधायक हैं प्रेम मुखिया, उनके खिलाफ थोड़ा संतोष है। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जिस वक्त आए तो उस वक्त में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मतलब नारेबाजी लगाए, मगर इसका असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार जिसको टिकट देंगे उसके लिए फिर सब लोग काम पे जुट जाते हैं। मगर हिंसा में बहुत सारा है, बहुत गुटबाजी है, बहुत लोग हैं, तो अंतर कला अंतर विरोध यहाँ तो दिख रहा है। वहीं शक्ति सिंह यादव वहां से विधायक रह चुके हैं राजद से, उनके लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन नहीं है, क्योंकि वहां उस दल में भी थोड़ा बहुत तो विरोध है, असंतोष है। तो यहाँ पर जो है गुटबाजी दोनों के लिए नुकसानदेह है। हिस्सा में बहुत ही आराम आराम तो किसी के लिए नहीं है, दोनों में से किसी के लिए नहीं है। मगर चूंकि पिछले बार 12 वोट के अंतर से ही महज हारे थे शक्ति यादव, तो हो सकता है फिर उस पर विचार विमर्श चल रहा होगा पार्टी की तरफ से। अभी तक क्लैरिटी नहीं कि कौन चुनाव लड़ेगा, मगर हाँ, प्रबल दावेदारी तो शक्ति यादव की मानी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं चुनाव में, जदयू की ओर से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, एक पत्रकार भी लगे हुए हैं, पूर्व आईएएस का भी नाम आ रहा है, तो वहां पर पूर्व की विधायक रह चुकी हैं, वो भी अपनी बेटी के लिए लगे हुए हैं। तो ये सब बहुत सारे हिस्सा में बहुत लंबा लिस्ट है, अगर लिस्ट गिनाने लगे तो बहुत लंबा ये वीडियो चला जाएगा। मगर वहां पर भी गुटबाजी है, तो यहाँ पर 50-50 के चांस है। हम ये नहीं कह देंगे कि हाँ फलना पार्टी जीत जाएगा और ढिमकाना पार्टी जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर टसल ज्यादा है, गुटबाजी ज्यादा है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस्लामपुर की ओर आइए। हाँ, दिलसा में एक और भी है कि एक और बड़े नेता का नाम चल रहा है, पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं, वर्तमान में पत्नी है रीना यादव, एमएलसी हैं, राजू यादव का भी नाम चर्चा में है। तो फिर बहुत सारे लोग, हिंसा की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, पूर्व आईएएस है, वो भी अपने परिवार में किसी को सेट करना चाहते हैं, रंजीत डॉन का भी नाम चल रहा है। तो वो सारे समीकरण हैं। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, इस्लामपुर में भी गुटबाजी है। इस्लामपुर में पूर्व विधायक रहे राजीव रंजन, स्वर्गीय राजीव रंजन के बेटे पर दाव खेल रहे हैं लोग, उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ही मिलेगा। युवा चेहरा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सब हैं, सुशील हैं, शालीनता है, हर कुछ है, यंग है, तो थोड़ा इनोवेशन है और आइडिएशंस भी अच्छे होते हैं। मगर उनके विरोध में उनके ही पार्टी के लोग लगे, वो नहीं चाहते हैं कि राजीव रंजन के बेटे वहां से चुनाव लड़े। राजीव रंजन के साथ जो खेला हुआ था लोकसभा चुनाव के समय, याद ही होगा, आश्वस्त थे मगर एन वक्त उनका टिकट कट गया। तो ये खेल खेला जा रहा है, थोड़ा कॉन्स्पिरेसी का बू यहाँ से भी आ रहा है। कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ और बड़े बड़े दिग्गज नेता जदयू के लगे हुए हैं अपने परिजन, अपने स्वजन को सेट करने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो विरोध है जिसका फायदा हो सकता है फिर राजद को मिल जाए। राजद वहां से राकेश रोशन है वर्तमान विधायक, संभावना तो व्यक्त की जा रही कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इस्लामपुर में भी लंबी फेरिस्त है, लंबा बैटल है, ये विरोध भी बहुत है। कैंडिडेचर्स को लेकर के थोड़ा इसलिए विरोध है क्योंकि लोगों के हिसाब से नीतीश कुमार तो चलते नहीं है। अब नीतीश कुमार ने जिसको टिकट दे दिया वो उसकी तो संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस्लामपुर में भी खुल मिला करके खेल गुटबाजी का चल रहा है, बड़े बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, मगर नीतीश कुमार किसी का सुनते नहीं। नीतीश कुमार ने एक बार जो ठान लिया वही होगा। अब हरनौत में हरिनारायण सिंह काफी दिनों से हैं, अब उनके बेटे को भी मिल सकता है। सामने में अब किसको सीट जाएगा महागठबंधन से ये कहना मुश्किल है, माले को जाएगा, सहनी की पार्टी को जाएगा, या कांग्रेस लड़ेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा, या राजद लड़ेगी। तो इसमें जो सीटें होंगे उससे तमाम क्लैरिटी हो जाएगी। तो हरनौत में भी कुल मिलाकर के गुटबाजी तो है, मगर उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं है ना पूरे नालंदा हरनौत की बात करें तो। और चूंकि नीतीश कुमार का घर भी है तो नीतीश कुमार उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए नालंदा में तो गुटबाजी का असर 2-3 सीटों पर दिखेगा। अगर हार हो जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद की लंका ये लोग खुद ही लगाएंगे, तो ऐसी भी संभावना बन रही है। तो फिलहाल संभावनाओं का खेल है। गुटबाजी परेशान तो जदयू को भी करेगी, राजद को भी करेगी। देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।